द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे पास सीटेट परीक्षा की तैयारी के लिए सामग्री है और आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के पहले अध्याय की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, अध्याय का शीर्षक है विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध। और हमारा मिशन सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि इस अध्याय के हर एक सिद्धांत को, हर परिभाषा को इस तरह से समझना है कि वो हमेशा के लिए याद रह जाए। बिल्कुल, हम दिए गए स्रोतों तक ही सीमित रहेंगे, लेकिन उनकी हर परत को खोल कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस शब्द विकास यानी डेवलपमेंट को ही पकड़ते हैं। ये सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, पर क्या ये सिर्फ बड़े होने या कद बढ़ने के बारे में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत के अनुसार विकास शब्द का तात्पर्य उन विभिन्न गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों से है जो वृद्धि के साथ साथ होते हैं। गुणात्मक और मात्रात्मक। यहाँ ये दो शब्द बहुत जरूरी हैं। मात्रात्मक मतलब वो बदलाव जिन्हें आप माप सकते हैं, जैसे वजन या लंबाई। लेकिन गुणात्मक बदलाव वो हैं जो हमारी सोच, हमारी समझ और भावनाओं में आते हैं। तो विकास इन दोनों का एक मिला जुला रूप है ना? अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि मन और व्यवहार का भी सफर है। स्रोत में कुछ बड़े शिक्षाविदों की परिभाषाएं भी दी गई हैं। क्या उनमें कोई आम बात है या सबने इसे अलग अलग नजरिए से देखा है? बहुत अच्छा सवाल है। उनमें एक आम धागा तो है, लेकिन सबने अलग अलग पहलुओं पर जोर दिया है, जैसे जर्सिल्ड, टेल्फोर्ड और सावरे। जर्सिल्ड, टेल्फोर्ड और सावरे? हाँ, ये बिल्कुल बायोलॉजिकल शुरुआत पर ध्यान देते हैं। वे कहते हैं विकास एक निषेचित डिम से एक जटिल कार्यशील जीव के उद्भव को संदर्भित करता है। मतलब वो उस पूरी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं कि कैसे एक कोशिका से एक पूरा इंसान बनता है। तो ये तो एकदम शुरुआत की बात हो गई। बाकी लोग इसे कैसे देखते हैं? वहीं ई हरलॉक इसे एक प्रक्रिया के तौर पर देखती हैं जिसका एक लक्ष्य है। ई हरलॉक? वे कहती हैं विकास केवल बढ़ती परत तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला होती है। यहाँ प्रगतिशील श्रृंखला शब्द महत्वपूर्ण है। मतलब ये कोई बेतरतीब बदलाव नहीं है, बल्कि एक के बाद एक होने वाले व्यवस्थित बदलाव हैं जो हमें परिपक्वता की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल। और जेई एंडरसन ने इसमें एक और आयाम जोड़ा है। उन्होंने माहौल की बात की है ना? सही पकड़ा। एंडरसन कहते हैं विकास का संबंध व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ पर्यावरणीय स्थितियों से होने वाले परिवर्तनों से भी है। ये एक बहुत बड़ा विचार था। इसका मतलब है कि हमारा विकास सिर्फ हमारे अंदर नहीं होता, हमारा आसपास का माहौल, हमारे अनुभव, ये सब मिलकर हमें आकार देते हैं। वर्नर, उनका सिद्धांत थोड़ा अलग लगता है। विकास में दो प्रक्रियाएं होती हैं, एकीकरण और विभेदीकरण, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ये सुनने में थोड़ा एकेडमिक लगता है। असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। एक छोटा बच्चा जब किसी खिलौने को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो अपना पूरा हाथ और बांह एक साथ बढ़ाता है। ये अविभेदित गति है। अच्छा। धीरे धीरे वो सिर्फ अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना सीखता है। ये विभेदीकरण है। मतलब उसकी क्षमता ज्यादा विशिष्ट हो गई। और फिर एकीकरण? और फिर वो इन्हीं उंगलियों से शर्ट का बटन लगाना या पेंसिल पकड़ना सीखता है, जिसमें वो अपनी उंगलियों, कलाई और आंखों को एक साथ इस्तेमाल करता है। ये एकीकरण है। तो वर्नर के अनुसार विकास सरल, बड़ी गतियों से शुरू होकर ज्यादा जटिल और समन्वित कामों तक पहुंचता है। वाह, ये उदाहरण तो बहुत ही साफ है। तो अब जब हम परिभाषा समझ गए हैं, तो विकास की विशेषताओं पर आते हैं। स्रोत में कहा गया है कि विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है। हाँ, स्रोत में 6 मुख्य विशेषताएं हैं। पहली है विकास की प्रक्रिया व्यक्ति के परिपक्वता तक पहुंचने तक जारी रहती है। इसका मतलब यह है कि विकास कोई स्विच नहीं है जो किशोरावस्था के बाद बंद हो जाए। शारीरिक वृद्धि भले ही रुक जाए, लेकिन हमारा सोचना, इमोशंस को संभालना, ये सब जीवन भर विकसित होते रहते हैं। और दूसरी विशेषता है विकास एक व्यवस्थित तरीके से होता है और एक निश्चित क्रम का पालन करता है, जैसे शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। बिल्कुल, ये क्रम सबके लिए एक जैसा होता है। और तीसरी विशेषता इसी से जुड़ी है, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है, जिसका मतलब हमने पहले समझा था। कद का बढ़ना मात्रात्मक है और समझ का बढ़ना गुणात्मक। एकदम सही।
चौथी विशेषता है मानव वृद्धि और विकास एक बहुत ही जटिल घटना है, क्योंकि इस पर अनगिनत चीजों का असर होता है। एक मिनट रुकिए। एक बिंदु कहता है कि विकास का एक निश्चित क्रम होता है, लेकिन छठा बिंदु कहता है व्यक्ति अपने पैटर्न और विकास की दर में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये दोनों बातें एक दूसरे के खिलाफ नहीं लगती। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं पर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छिपा है। क्रम यानी सीक्वेंस सार्वभौमिक है, लेकिन गति यानी पेस व्यक्तिगत है। अच्छा, कैसे? उदाहरण के लिए, हर बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर घुटने चलना और फिर खड़ा होकर चलना। ये क्रम निश्चित है, लेकिन कोई बच्चा 9 महीने में चलने लगता है तो कोई 15 महीने में। यह उनकी दर या गति में अंतर है, और एक शिक्षक के रूप में क्लास में इसी बात को हमेशा याद रखना होता है। ये बहुत स्पष्ट हो गया। क्रम एक जैसा पर गति अलग अलग। और पांचवा बिंदु भी इसी से जुड़ा है कि विकास की दर का अनुमान लगाना संभव है, लेकिन इसका सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हाँ। तो अब हमने विकास के सामान्य नियम समझ लिए, लेकिन विकास अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। ये हमारे जीवन के किन किन हिस्सों में होता है? स्रोत इसे कुछ मुख्य प्रकारों में बांटता है। पहला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें मोटर स्किल्स आते हैं, चलना, कूदना, पेंसिल पकड़ना। और दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो हमारी सोचने, समझने और समस्या सुलझाने की क्षमता से जुड़ा है। इसे बुद्धि का विकास भी कह सकते हैं। और सामाजिक विकास भी तो है। हाँ, तीसरा है सामाजिक और भावनात्मक विकास, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। यह इस बारे में है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे समझते हैं और दूसरों के साथ रिश्ते कैसे बनाते हैं। यहाँ ई हरलॉक की एक परिभाषा भी दी गई है। हाँ, ई हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करने की क्षमता का अधिग्रहण है, मतलब समाज के नियमों को सीखना। और भाषा और नैतिक विकास? हाँ, चौथा है भाषा विकास, यानी संवाद करने की क्षमता। और पांचवा है नैतिक विकास, मतलब सही और गलत के बीच फर्क करने की समझ। लोग अक्सर वृद्धि और विकास शब्दों को एक ही मान लेते हैं। मैंने भी कई बार ऐसा किया है। इनमें असल में क्या फर्क है? यह एक बहुत ही आम कन्फ्यूजन है और परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत के अनुसार वृद्धि का अर्थ शरीर के विभिन्न अंगों के विकास और उन अंगों के कार्य करने की क्षमता से है। एक और शिक्षाविद हैं हर्बर्ट सेवनसन। वो शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताते हैं। संक्षेप में कहें तो वृद्धि मात्रात्मक है, इसे आप इंच या किलो में माप सकते हैं। और विकास एक ज्यादा व्यापक शब्द है। स्रोत में जो अंतर दिए गए हैं उनमें पहला यही है, वृद्धि मुख्य रूप से शारीरिक है, आकार, लंबाई, जबकि विकास का मतलब समग्र परिवर्तनों से है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सब कुछ शामिल है। तो क्या हम कह सकते हैं कि वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है? हाँ, कह सकते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात है, एक बिंदु कहता है कि वृद्धि विकास का कारण बन भी सकती है और नहीं भी। इसका क्या मतलब हुआ? कि बिना भी संभव है। जैसे अनुभव से हमारी समझ बढ़ती है, भले ही हमारा कद न बढ़ रहा हो। और सबसे बड़ा अंतर शायद समय सीमा का है। बिल्कुल, वृद्धि एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये जीवन भर चलती है। यही इन दोनों के बीच का मूल अंतर है। ठीक है, तो ये वृद्धि और विकास किन चीजों पर निर्भर करते हैं? कौन से कारक हैं जो इन्हें प्रभावित करते हैं? स्रोत में 6 मुख्य कारक बताए गए हैं। पहला है आनुवंशिकता, हेरिडिटी, यानी वो गुण जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं। और दूसरा? पर्यावरण। हाँ, दूसरा है पर्यावरण, एनवायरनमेंट, जिसमें हमारा परिवार, स्कूल, समाज सब कुछ आता है। इन दोनों की बहस प्रकृति बनाम पोषण, नेचर वर्सेस नर्चर कहलाती है। और सच तो ये है कि दोनों ही महत्वपूर्ण है। और पोषण यानी खानपान का भी तो असर होता होगा। निश्चित रूप से। तीसरा कारक पोषण ही है। अच्छे पोषण के बिना स्वस्थ शारीरिक और मानसिक विकास संभव नहीं है। चौथा कारक लिंग है। अच्छा, लड़कों और लड़कियों के विकास में अंतर होता है? हाँ, उनकी गति और पैटर्न में कुछ अंतर होते हैं। पांचवा है प्रारंभिक उत्तेजना, यानी बचपन में बच्चे को कैसा माहौल मिलता है, उससे बात करना, कहानियां सुनाना, ये सब उसके दिमागी विकास को तेज करता है। और छठा कारक है बाल पालन प्रथा, मतलब बच्चों की परवरिश का तरीका। हाँ, स्रोत कहता है कि जिन बच्चों के माता पिता सपोर्टिव होते हैं वो बेहतर सामाजिक समायोजन कर पाते हैं। तो आप देख सकती हैं कि विकास कितनी सारी चीजों का मिला जुला परिणाम है। चलिए अब उस यात्रा पर चलते हैं जिससे हम सब गुजरे हैं, मानव विकास की चरण। हाँ, स्रोत के अनुसार पहला चरण है शैशवावस्था।
इन्फेंसी स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष तक है। इस दौरान शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से होती है। यहाँ एरिक एरिक्सन के सिद्धांत का जिक्र है, एरिक एरिक्सन, जिनके अनुसार इस चरण में बच्चा पूरी तरह अपने देखभाल करने वालों पर निर्भर होता है और यहीं से विश्वास या अविश्वास की भावना विकसित होती है। इसके बाद बाल्यावस्था आती है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। सही। पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था या खिलौना आयु, अर्ली चाइल्डहुड और टॉय एज, जो 2 से 6 वर्ष तक है। इस उम्र में भाषा और सामाजिक कौशल का जबरदस्त विकास होता है। और फिर उत्तर बाल्यावस्था? हाँ, उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड स्टेज, जो 6 से 12 वर्ष तक है। इस चरण में बच्चे के लिए उसके दोस्त यानी सहकर्मी समूह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ सिगमंड फ्रॉइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का भी उल्लेख है। सिगमंड फ्रॉइड? जी, जिन्होंने इस चरण को लेटेंसी स्टेज कहा है। और फिर आता है सबसे तूफानी दौर, किशोरावस्था। बिल्कुल, किशोरावस्था, एडोलेसेंट स्टेज, 12 से 18 वर्ष तक। यह बचपन और वयस्कता के बीच का पुल है। इस चरण का सबसे बड़ा काम है पहचान निर्माण, आइडेंटिटी फॉर्मेशन। मैं कौन हूं, इस सवाल का जवाब ढूंढना। और अंत में वयस्कता, जिसके भी कई उपचरण हैं। हाँ, वयस्कता 18 से 65 वर्ष तक चलती है। इसमें प्रारंभिक वयस्कता 18 से 25 वर्ष, युवा वयस्कता 25 से 40 वर्ष, जहां शारीरिक प्रदर्शन चरम पर होता है। परिपक्व वयस्कता 40 से 65 वर्ष और वृद्धावस्था 65+ वर्ष शामिल हैं। अब अध्याय के दूसरे हिस्से पर आते हैं, सीखना यानी अधिगम। विकास और सीखना कैसे जुड़े हैं? पहले सीखने की परिभाषा क्या है? स्रोत के अनुसार सीखना व्यवहार में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को परिभाषित करता है, जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। अपेक्षाकृत स्थायी और अभ्यास और अनुभव। हाँ, ये दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। मतलब हर छोटा मोटा बदलाव सीखना नहीं है, और ये बदलाव कोशिश या अनुभव से आना चाहिए। इस पर कुछ और विचार भी हैं, जैसे E.L. थॉर्नडाइक का। हाँ, थॉर्नडाइक कहते हैं, सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है जहां एक व्यक्ति कई प्रयास करेगा, यानी सीखना धीरे धीरे कोशिशों से होता है। वहीं क्रो एंड क्रो कहते हैं, सीखना आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोणों का अधिग्रहण है। मतलब जब हम सीखते हैं तो हम सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आदतें और नजरिए भी अपनाते हैं। बिल्कुल। तो आखिर में विकास और सीखने का रिश्ता क्या है? क्या एक के बिना दूसरा संभव है? स्रोत कहता है कि ये महत्वपूर्ण और अविभाज्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं। आप इन्हें अलग कर ही नहीं सकते। अच्छा। हाँ, विकास जो है वो सीखने के लिए एक आधार तैयार करता है। एक बच्चे का दिमाग जब तक एक निश्चित स्तर तक विकसित नहीं हो जाता, वो जटिल गणित नहीं सीख सकता, है ना? सही बात है। और दूसरी तरफ सीखना विकास को आगे बढ़ाता है। जब बच्चा नई भाषा सीखता है तो उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। ये एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते हैं। अब जब हमने सभी अवधारणाओं को समझ लिया है, तो चलिए कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। यह हमारी समझ को मजबूत करेगा। बिल्कुल। पहला प्रश्न CTET जून 2011 का है। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की विशेषता नहीं माना जा सकता है? विकल्प हैं, सीखना कुछ ऐसा है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है। दूसरा, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। तीसरा, सीखना भी सीखने का एक हिस्सा है। और चौथा, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। मुझे लगता है इसका उत्तर 2 होना चाहिए, क्योंकि सीखना व्यवहार में बदलाव है, सिर्फ उसका अध्ययन नहीं। एकदम सही। सही उत्तर 2 ही है। बाकी तीनों सीखने की सही विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न भी CTET जून 2011 से है। प्रश्न 22, विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकल्प है, अनुक्रमिक रूप से, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती और निरंतरता। यहां सही उत्तर है 3, प्रतिवर्ती, मतलब रिवर्सिबल। विकास कभी भी उल्टा नहीं चलता। एक बार जब कोई विकासात्मक बदलाव हो जाता है तो आप वापस पिछली अवस्था में नहीं जा सकते। यह हमेशा आगे बढ़ता है। एक और सवाल लेते हैं। CTET फरवरी 2016 का प्रश्न 25, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें एक विकल्प है, 1, विकास अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग दर पर होता है। और यही सही उत्तर है। यह वही व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है जिस पर हमने अभी इतनी विस्तार से चर्चा की थी। सही है। अन्य विकल्प गलत हैं, क्योंकि विकास कभी रुकता नहीं है, यह पीछे नहीं जाता और यह सीधी रेखा में भी नहीं होता। अब अध्याय अभ्यास से एक प्रश्न। प्रश्न 4,
विकास की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है? एक विकल्प है 2 विकास संयोगों का परिणाम है। ये कथन बिल्कुल गलत है, इसलिए यही हमारा सही उत्तर है। विकास संयोग से नहीं बल्कि एक व्यवस्थित और अनुमानित प्रक्रिया है। एक आखिरी प्रश्न, प्रश्न 14। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के बीच एक अंतर नहीं है? इसमें एक कथन है 2 वृद्धि चरित्र में गुणात्मक है जबकि विकास मात्रात्मक है। ये कथन उल्टा लिखा हुआ है। असल में वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास में गुणात्मक पहलू शामिल होते हैं। चूंकि ये कथन गलत है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सवाल में पूछा गया है कि कौन सा एक सही अंतर नहीं है। तो आज हमने विकास की अवधारणा, इसके विभिन्न प्रकार, चरण और सीखने के साथ इसके गहरे रिश्ते को समझा। सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ आई वो ये है कि विकास एक जटिल, निरंतर और बहुआयामी प्रक्रिया है जो सीखने से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। हाँ, और इन अवधारणाओं को समझना सिर्फ सीटेट परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए भी जरूरी है। जब आप ये समझते हैं कि आपकी कक्षा में हर बच्चा विकास की एक अनूठी यात्रा पर है, तो आपका पढ़ाने का तरीका ही बदल जाता है। आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार। आज हमने विकास के विभिन्न चरणों के बारे में सीखा। इस पर सोचिए, एक शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा में मौजूद अलग-अलग विकासात्मक चरणों वाले बच्चों की विविध ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी पढ़ाने की रणनीतियों को कैसे अनुकूलित कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको एक बेहतर शिक्षक बनने में मदद करेगा।